जय हिंद दोस्तों, क्या आप बीए प्रोग्राम या फिर ऑनर्स DUSOL NC वेब इग्नू या फिर रेगुलर से कर रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। तो आर्ट्स फैकल्टी पर बहुत ही शानदार कंटेंट और इजी वे में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए आर्ट्स फैकल्टी चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुँच सके और वे इस चैनल के साथ जुड़ सके। आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर सुझाव हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट देखेंगे, यानी चैप्टर फर्स्ट। नाम है सोर्सेज फॉर इंटरप्रेटिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री 300 CE। हिंदी में इसका नाम है प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या के स्रोत 300 ईस्वी। और ये DUSOL NC वेब रेगुलर इग्नू यहाँ तक कि NIS 12th क्लास हिस्ट्री के लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो आप सभी देखें। और ये पार्ट 1 है वीडियो का, इसी तरह पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट वाइज आया करेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए आर्ट्स फैकल्टी चैनल के साथ। और यहाँ पर यदि आपको सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में हिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का सिलेबस आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि चैप्टर का नाम है भारतीय इतिहास के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कुल मिलाकर हमें इस चैप्टर में स्रोत के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्रोत होता क्या है। स्रोत का मतलब आप कह सकते हैं एविडेंस यानी साक्ष्य, या फिर ऐसे कोई सबूत, या फिर ऐसा साधन जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी जुटा पाने में सक्षम हो पाते हैं या समर्थ हो पाते हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को जानने और समझने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ये स्रोत हमें भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, यहाँ तक कि राजनीतिक जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए, इन सभी चीज़ों के छानबीन करने के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसी कोई संस्था होंगी। तो इस क्रम में आप लोगों को दो संस्थाएं याद रखनी है। पहली संस्था है यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। ठीक है, इन्हीं के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। और ये पहली संस्था थी जिसने कि भारतीय ग्रंथों का ट्रांसलेट किया था, यानी कि अनुवाद कराया था अंग्रेजी में। ठीक है, जैसे कि महाभारत है, मनुस्मृति है, कालिदास की द्वारा रचित रचनाएं हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, फिर मुगल कालीन जो किताबें हुई है उनका भी अनुवाद कराया गया। तो ये एशियाटिक सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा जो है यहाँ पर संस्थान, वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप कहते हैं ASI। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी और ये इसके संस्थापक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का कह सकते हैं आप जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को जानने और समझने के लिए सामान्यतः 3 प्रकार के स्रोत माने जाते हैं। तो पहला स्रोत है यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत, जिसे आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जिसे आप लिटरेसी सोर्सेज कहते हैं। तीसरा है विदेशी विवरण या फिर विदेशी वृत्तांत, जिसे आप फॉरेन डिटेल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम और विस्तार पूर्वक और आसान तरीके से समझते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, ये है पुरातात्विक स्रोत, ये है साहित्यिक स्रोत, ये है विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं, यानी कि जमीनी स्थल से खुदाई में जो भी हमें प्राप्त होती है फिजिकल रिमेन्स, यानी कि पुरावशेष, उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि सिक्के हो सकते हैं, मूर्तियाँ हो सकती है, मोहरे हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हड़प्पा के ले सकते उदाहरण, मोहरे प्राप्त हुई है ज़मीनी खुदाई से, फिर मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है, स्मारक इमारतें भी मिली है, जैसे कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त भवन है उसको प्रासाद की संज्ञा दी गई है। ये सब एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। सिक्के भी हजारों की संख्या में प्राप्त हुई है जमीनी उत्खनन से। चित्रकला, रॉक आर्ट, जो शैल चित्र होते हैं जो मुख्यतः चट्टानों पर चित्रित किए गए होते हैं, चट्टानों पर चित्र बनाए जाते हैं, वो भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं सभी को, अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, इमारतें जो हैं, मूर्तियाँ, मोहरे, चित्रकला, जो रॉक आर्ट शैल चित्र होते हैं, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वहीं साहित्यिक स्रोत जो कि किसी पुस्तक के रूप में हो, ग्रंथ के रूप में हो,
जो कि लिखित रूप से होते हैं वो साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य है और गैर धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य वह साहित्य जिसका संबंध सीधा सीधा धर्म से संबंधित हो, यानी कि वो धार्मिक पुस्तक हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वेद है, रामायण है, महाभारत है, यहाँ जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, मनुस्मृति है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है, भगवत गीता है, उपनिषद है, वेदांग है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक पुस्तक हुए हैं। तो क्या ये हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वेद जो है वो हमें आज से 3-3.5 हजार वर्ष पूर्व के समाज के बारे में बताते हैं, जो हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं। रामायण के बारे में आप जानते ही हैं। इसी तरह महाभारत है जो हमें कौरव और पांडवों के बारे में बताते हैं। इसी तरह जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है हमें मगध साम्राज्य के बारे में डिटेल देते हैं। मनुस्मृति भी एक समाज का चित्रण देता है, प्रस्तुत करता है। चांडालों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो ये सारे के सारे धार्मिक पुस्तक हैं। और गैर धार्मिक साहित्य वो होते हैं जो कि धर्म से संबंधित पुस्तक नहीं होते हैं, नॉन रिलीजियस लिटरेचर होते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये अर्थशास्त्र लेंगे, संगम साहित्य लेंगे, मुद्रा राक्षस लेंगे। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनका मंत्री भी हुए। संगम साहित्य को अनेक विद्वानों के द्वारा लिखा गया है और दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी के लिए संगम साहित्य ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। अर्थशास्त्र में हमें मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त की रचना है, उसके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में ही जानकारी प्रदान करती है कि किस प्रकार से जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, उन्होंने नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से विनाश किया, उसका समापन किया। ठीक है। और मौर्य वंश की नींव डलवाई। इसमें अहम रोल था चाणक्य का, कौटिल्य का। ठीक है। तो ये मुद्रा राक्षस से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह अभिज्ञान शकुंतलम है जिसमें कि कालिदास की रचना है ये, जो हमें जो अपना नाम है, टाइटल है भारत, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हर्षचरित्र है जो कि बाणभट्ट के द्वारा रचित रचना है, जो हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। रंगणी भी महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत है साहित्यिक तौर पर, जो हमें जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं 11वीं-12वीं शताब्दी के दरमियान के जो इतिहास है उसके बारे में, जो कि कलहन के द्वारा रचित रचना है। ठीक है। फिर विदेशी वृत्तांत या विदेशी विवरण में इंडिका पुस्तक महत्वपूर्ण है। विदेशी वृत्तांत या विवरण वे होते हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया से, जो बाहर से आए थे भारत में जो यात्री, उनके द्वारा जो कुछ चीज़ें लिखी गई है पुस्तक के रूप में और उस समाज के बारे में, उसको ही हम विदेशी विवरण में शामिल करते हैं। ठीक है। तो इंडिका पुस्तक इसका प्रसिद्ध एग्जाम्पल है जो कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इंडिका पुस्तक का जो लेखक है वो है मेगास्थनीज। ठीक है। इसी तरह किताब उल हिंद जिसके लेखक है अल बिरूनी। इसी तरह रिहल्ला पुस्तक, मोरक्को का निवासी था ये रिहल्ला, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई रचना है। फिर इसी तरह ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगलों के बारे में जानकारी मिलती है, फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा ये लिखी गई रचना है। फिर इसी तरह हिस्टोरिका या हिस्ट्रीज भी कहते हैं, जो कि हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हेरोडोटस इतिहास के जनक भी माने जाते हैं और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में जो फारस, जिसे आज ईरान कहते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार फाइयान, ह्वेनसांग, ये सब चीनी बौद्ध यात्री हुए जो कि भारत की यात्राएं किए और अपने उस समय के समाज के बारे में भी डिटेल दिया है इन चीनी यात्रियों ने। ठीक है। तो इन सभी को हम एक एक करके समझते हैं। तो इस वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे, एक एक करके सभी पे चर्चा करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं सबसे पहले अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख या शिलालेख किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो सबसे पहले शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर और उस पर लिखा गया लेख शिलालेख कहलाता है, यानी पत्थरों पर लिखा हुआ लेख जो है वो शिलालेख कहलाता है। अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख जो कि पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। और इसके अध्ययन को हम एपिग्राफी भी कहते हैं, यानी कि पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से मुहर यानी सील पर, ताम्रपत्र जो तांबे के बर्तन हो या कोई तांबे की जो पट्टिका हो उस पर, मंदिर की दीवारों पर या पत्थर के खंभों पर, स्तंभों पर या चट्टान की सतह आदि पर उकेरे गए होते हैं या लिखे होते हैं। ये मुख्यतः अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। समग्र देश में यानी कि पूरे के पूरे भारत में
आरंभिक अभिलेख, शुरुआती जो अभिलेख है वो पत्थरों पर खुदे मिलते हैं, क्योंकि पहले जो था वो कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो लेखन कला थी वो मुख्यतः पत्थरों पर ही की जाती थी। प्राचीनतम जो लिपि है या अभिलेख कह सकते हैं वो 2500 ईसा पूर्व की है। ठीक है, हड़प्पा कालीन है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये एक अपवाद ही है। अब सर्वप्रथम जो अशोक के शिलालेख है वो पढ़े गए हैं। ये शिलालेख पत्थर के स्तंभों पर पाए गए हैं और 4 लिपियों में लिखे हुए हैं। 4 लिपि कौन सी? तो पहला है यहाँ पर अरामाइक, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है खरोष्टी, चौथा है ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का जो अर्थ है वो ईस्ट इंडिया के अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, उनके द्वारा इसका अर्थ निकाला गया 1838 ईस्वी में, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का, जिसके चलते अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ना और समझना आसान हो सका है। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख थे वो ज़्यादातर राजकीय आदेश थे, जो कि नागरिकों के लिए और अधिकारी दोनों के लिए ही थे। तो शिलालेख जो कि उनके संरक्षकों की प्रशंसा में लिखे गए होते थे, जो कि एक प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा से शुरू होते थे। एग्जाम्पल के तौर पे पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत जो कलिंग के राजा हुए खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी तरह गुप्त वंश में जो समुद्रगुप्त हुए हैं उनका इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, तो वो प्रमुख है। ठीक है, तो ये आप सभी चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखते हैं सिक्के यानी कि क्वाइंस। तो प्राचीन भारत में जो सिक्के थे वो चांदी, तांबे और सोना, शीशा आदि से बनते थे। भारत में पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के कटे छटे चित्र वाले सिक्के कहलाते थे और प्रारंभ में ये तांबे और चांदी के ही बनाए जाते थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, हालांकि इनसे पहले तो जो लेन देन की प्रक्रिया थी वो वस्तु विनिमय पर आधारित थी, यानी कि सामान के बदले सामान देना। ठीक है, ये पहले की प्रक्रिया थी। बट जब सिक्कों का चलन शुरू हुआ तो ये तांबे, चांदी और सोना आदि के सिक्के का चलन प्रारंभ हुआ, तो ये जो लेन देन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ये सब सिक्कों के माध्यम से होने लगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आहत सिक्के की ढलाई की गई यानी छपाई की गई, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, सबसे पहले ढाले गए, पंचमार्क्ड कह सकते हैं आप आहत सिक्के। तो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मुद्रा जो गोल्डन कॉइन्स होते हैं वो ईसा की पहली सदी के अंतर्गत कुषाणों ने जारी की थी, यानी ईसा मसीह के जन्म के समय में जो पहली सेंचुरी थी उसमें कुषाण शासकों का शासन था और इन्होंने ही पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, उसके बाद कुछ बहुत ही दर्शनीय और कह सकते हैं प्योर गोल्ड जो होते हैं, शुद्ध सोने के सिक्के, वो गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए थे। ठीक है, सिक्कों पर देवताओं और शासकों की आकृतियां भी हैं, जो कि सिक्के और आर्थिक एवं धार्मिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करने में कुछ हद तक सहायक सिद्ध हुए हैं। सिक्कों के माध्यम से हम उस समय के समाज का भी कह सकते हैं आकलन कर सकते हैं। जब सोने की मुद्राएं चल रही हो तो आप उस समाज पर कह सकते हैं कि उसकी स्थिति किस प्रकार की रही होगी। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद से सोने के सिक्के जो ढालने थे वो बंद हो गए, यानी कि इसमें गिरावट आ गई थी। अब देखते हैं हम स्मारक मॉन्यूमेंट्स के बारे में, इमारतों के बारे में। तो देखिए, मौर्य काल से लेकर वर्तमान काल तक देश भर में मंदिर, यहाँ पर इमारतें, ये गलत लिखा गया है, यहाँ इमारतें होंगी, मूर्तियाँ, ये सभी मिलती हैं और ये सभी स्थापत्य कलात्मक इतिहास और भारतीय संस्कृति की उपलब्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है, ये इमारतें हैं, ये मूर्तियाँ जो अलग अलग तरह की हमें दिखती हैं, ये सब भारत की विरासत है, सांस्कृतिक पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलोरा के कैलाश मंदिर है, फिर मामल्लपुरम के रथ मंदिरों के पत्थरों को काट करके बनाया गया है। इसी तरह सांची का स्तूप बहुत ही अद्भुत नमूना है, जो कि अशोक के द्वारा निर्मित की गई थी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। आप 200 के करेंसी के पीछे आप देख सकते हैं वो सांची के स्तूप के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, सांची का स्तूप, इसका जो पूर्वी तोरण द्वार है, जो गेट है, वो सुरक्षित है, बाकी जो तोरण द्वार थे वो गिर गए हैं,
नष्ट हो गए हैं। तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह अमरावती का जो स्तूप है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हालांकि इसका जो अस्तित्व है अब वो नष्ट हो चुका है, ये रहा नहीं है इसका अस्तित्व। फिर इसी प्रकार अजंता और एलोरा जैसी गुफाओं की खुदाई पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में की गई है और उसमें चैत्य और विहार मिले हैं। चैत्य और विहार मिले हैं। चैत्य यानी कि जो बौद्ध से संबंधित मंदिर होते हैं, जहाँ पर ध्यान लगाते हैं लोग, बौद्ध भिक्षु वगैरह, उसको चैत्य कहते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध के अंश होते हैं, कुछ उनका जो शारीरिक अंग का कुछ हिस्सा जैसे नाखून, उनके बाल, ये सब रख के और वहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से टीला बना देते हैं, वो उसको ही चैत्य कहते हैं। फिर विहार जो होता है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है, उसी को विहार कहते हैं। ठीक है। और जो बिहार राज्य है आज, बिहार स्टेट, उसका नाम इसी विहार पर पड़ा है। ठीक है। फिर इसी तरह कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली के दक्षिणी इलाके में महरौली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर ऊंची है और ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मीनार है, जो कि पत्थरों से निर्मित है। इसे अनेक शासकों के द्वारा बनवाया गया है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, फिर इसके दामाद और इसका उत्तराधिकारी था शहाबुद्दीन इल्तुतमिश, उसके द्वारा फिर इसका निर्माण कार्य कराया गया 3 मंजिल और आगे। फिर बाद में जो तुगलक वंश के शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक, उसके द्वारा भी निर्मित किया गया। तो अनेक शासकों ने अपना योगदान दिया है इसके कुतुब मीनार के निर्माण में। ठीक है। इसी प्रकार लाल किला और ताजमहल मुगल कालीन स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। लाल किला जो मुख्यतः शाहजहां और ताजमहल ये भी शाहजहां के द्वारा ही निर्मित की गई, जो कि मुगल शासक हुआ, और ये 17वीं शताब्दी के अंतर्गत ये इसका निर्माण हुआ था। जैसे कि ताजमहल जो है वो 1632 ईस्वी में बनना प्रारंभ हुआ और इसका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ वो 1653 में हुआ। यानी कि लगभग 22 वर्ष का समय लगा है ताजमहल को बनने में। और इसमें संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। आगरा के यमुना नदी के किनारे ये बना हुआ है, जो कि एक अद्भुत कह सकते इमारत है, स्थापत्य कला का उदाहरण है, जो कि 7 अजूबों में गिना जाता है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। और ये एक सिंबल ऑफ लव है, कह सकते हैं। फिर इसी तरह लाल किला जो रेड फोर्ट है, जो कि मुगलों का जो राजधानी हुआ करता था आगरा, वहाँ से इसको ट्रांसफ़र करके दिल्ली में लाना था। तो वहाँ पर दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए यहाँ पर लाल किला का निर्माण कराया गया। लाल किला की विशेषताएं भी है। लगभग 2.5 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। रेड फोर्ट लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किला का जो निर्माण कार्य है वो 1638 ईस्वी में शुरू हुआ और इसी प्रकार 1648 ईस्वी यानी 10 साल के अंतराल में ये लाल किले का निर्माण हुआ। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो ये भी एक अद्भुत उदाहरण है लाल किला। आज जो वर्तमान में हमारे जो भी 15 अगस्त पे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो लाल किले पर ही होते हैं। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि जामा मस्जिद लाल किला के सामने ही अपोजिट में, उसके बारे में लिख सकते हैं। हवा महल है राजस्थान में। इसी तरह आप चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में लिख सकते हैं। अब देखते हैं मूर्तियाँ स्टैचू। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियाँ जिसे मृण मूर्तियाँ कहते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ जिसे प्रस्तर मूर्तियाँ कहते हैं, और धातु मूर्तियाँ, ये तीनों बनाई जाती थी। धातु मीन्स की जैसे कि कांसा का या फिर चांदी का, सोने का या फिर लोहे का। हालांकि लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था हड़प्पा सभ्यता में, तो ये धातु में आते हैं सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये तीनों तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो मोहनजोदड़ो से मिले पत्थर की जो मूर्ति है उसको पुरोहित राजा कहा गया है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी कि नाचती हुई स्त्री की मूर्ति मिली है, जो धातु कांसे की बनी हुई थी। वो मूर्तिकला का सबसे प्रसिद्ध या उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी तरह सिंह शीर्ष जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक हिस्सा है, सिंह शीर्ष, ठीक है, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सिंह शीर्ष जो कि अशोक के द्वारा निर्मित, ये बहुत ही प्रसिद्ध एक उदाहरण है। सिंह शीर्ष में 4 शेर हैं और एक चक्र है, जो कि
भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश, जो पहला उपदेश था सारनाथ में, उसका एक प्रतीक है धम्म चक्र, जो कि आज हमारे तिरंगे में भी है। और वो 24 तिलिया जो है वो हमें 24 घंटों के बारे में दर्शाते हैं। ठीक है। और ये 4 शेर जो है वो भारत की रक्षा प्रणाली को दर्शाते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। ठीक है। ये 4 शेर जो है वो रक्षा की दृष्टि से यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कह सकते हैं भारत ही नहीं, एशिया, क्योंकि आज जो भारत है वो बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था अशोककालीन समय में। ठीक है। अफगानिस्तान से लेकर के और यहाँ अपना म्यांमार, ये सारा का सारा क्षेत्र ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ये जो सिंह शीर्ष है ये पॉलिश की हुई पत्थर से निर्मित की गई है, यानी कि ये जो ढांचा बनाए गए ये पॉलिश की हुई पत्थर से बनाई गई, जो कि मौर्य कालीन इतिहास की सबसे बेहतर एक कह सकते हैं नमूना है। ठीक है। अब देखते हैं मोहर के बारे में, यानी कि सील, जिसे आप स्टाम्प कहते हैं आज के समय में, ठप्पा। ठीक है। जैसे कि आप लाइब्रेरी में जाते होंगे किताब लेने तो इस DUSOL का ठप्पा लगता होगा किताब पे, तो उसी को मोहर कहते हैं। या फिर आप अपने स्कूलों में प्रिंसिपल से जो स्टाम्प लगवाते हैं तो वो सब क्या है, मोहर है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम हड़प्पा सभ्यता से लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो सेल खड़ी पत्थर से बनी होती थी, और ये सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी जाती थी मोहर हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है। मोहरों का उपयोग जो था वो मुख्य रूप से व्यापार और लेन देन को प्रमाणित करने के लिए, यानी कि व्यापार और लेन देन की प्रक्रिया को सुलभ करने के लिए ये मोहर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि सामान से भरा हुआ एक थैला है और उसको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना है, तो क्या करते थे हड़प्पावासी, सबसे पहले उस कह सकते हैं बैग का, थैले का मुख बांध देते थे रस्सी से, फिर उस पर गीली मिट्टी का लेप लगा लेते थे। उसके बाद जो मुहर था उस मुहर को 1 या 2 बार उस पर दबाते थे, ताकि ये मुहर के जो निशान था, छाप था, वो उस पर पड़ जाता था। ठीक है। उसके बाद वो जो थैला है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक, यानी कि जहां उसको पहुंचाना है, डिलीवर करना है, वहां तक वो सही सलामत पहुंच गया। उसके मुख के साथ, यानी वो जो पैकिंग है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो इसका मतलब है वो थैला सही सलामत वहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आज अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब डिलीवरी करते हैं, तो इनकी जो पैकिंग होती है वो एक प्रकार से ऐसी होती है, टेपिंग करते हैं वो लोग, अमेज़ोन का बैग होता है या फिर वो फ्लिपकार्ट का बैग होता है, उसकी टेपिंग की जाती है, फिर वो अपने ब्रांड का स्टिकर भी लगाते हैं। ठीक है। और वो डिलीवरी देते हैं फिर आपको अपने अपने जगह पर। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है। चित्र थे वो चट्टानों पर किए जाते थे, यानी कि पत्थरों पर किए जाते थे, तो उसी को हम रॉक आर्ट या शैल चित्र कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफा, जो या फिर भीमबेटका की शैल चित्र, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां 500 से अधिक शैल चित्र है। और भीमबेटका के चित्र उत्तर पुरापाषाण, मध्य पाषाण और ताम्रपाषाण युग और प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के हैं। ठीक है। तो ये हम आगे आने वाले चैप्टर में जानेंगे कि ये पाषाण काल क्या है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये सबको जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, ये जानवरों के जो चित्र है वो दर्शाए गए हैं। ठीक है। भित्ति चित्र कह सकते हैं इन सबको हम। तो ये सारे के सारे चित्र देखने को मिलते हैं। सामाजिक जीवन का भी चित्रण मिलता है। इन चित्रों में युवा, बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को समान रूप से दर्शाया गया है। ठीक है। चट्टानों पर और भी अनेक सामाजिक कार्यक्रम को दर्शाए गए हैं और जानवरों के चित्र दिखाए गए हैं, मछलियों के भी चित्र देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे रॉक आर्ट है, शैल चित्र है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।